नमस्कार। ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में सभी श्रोताओं का और दर्शकों का स्वागत है। मैंने कल एक शुरुआत की थी, एक साहस किया था मैंने कि मैं शेयर मार्केट पे एक एजुकेटिव मतलब वीडियो जारी करूं और लगातार मतलब रोज़ाना 10-20 मिनट का रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए डाल दूं ताकि आपको बेसिक सिद्धांत बाज़ार के बढ़े। इसमें सन 2020 के बाद भारत के शेयर बाज़ारों में नए इन्वेस्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा हुई, यानी मैं समझता हूं करीब 3 गुना संख्या हो गई। और एक सौभाग्य की बात रही है वैसे तो कि 4 साल तक तेज़ी है। सन 2020 से 24 आ रहा है, लगातार तेजी है। बीच में थोड़ा सा मार्केट सन अक्टूबर 2022 से लेकर के और मार्च 2023 तक बाज़ारों में थोड़ा ढीला रहा था। बाकी तो बाज़ार चलते रहे, प्रॉफिट देते रहे हैं। और सन 23 के अंदर तो स्मॉल कैप ने इसमें फिर दोबारा से नदी बहा दी पैसे की। लेकिन दोस्तों, ये समय हमेशा समान नहीं रहता है। शेयर बाज़ार में करेक्शंस आते हैं। बहुत बड़ी तेज़ी के बाद में करेक्शन आते रहे, ये इतिहास रहा है। चाहे अर्थव्यवस्था कितनी भी सशक्त हो जाए, अर्थव्यवस्था में चाहे कितनी भी ग्रोथ आ जाए, बाज़ारों के अंदर करेक्शन आना स्वाभाविक है। अभी बाज़ारों के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप के संबंध में कई प्रकार की बातें कही जा रही हैं। एक बहुत बड़ा तबका विशेषज्ञों का, एंकर्स का, बिजनेस चैनल्स का, एनालिस्टों का ये कह रहा है कि साहब अब मिड कैप और स्मॉल कैप में वो तेज़ी नज़र नहीं आएगी। और थोड़ा ये बात सही भी लगती है, क्योंकि इनका पी रेशो बहुत ज़्यादा हो चुका है। लार्ज कैप कंपनियां जिनके अंदर बहुत बड़ी एसेट्स हैं, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और बिजनेस है, बड़े बड़े प्लान्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं उन कंपनियों, उनके पी रेशो तो 15, 20, 25 के हैं। और जो कल की आई हुई कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनके पी रेशो 60, 70, 80 हैं। वो इसलिए है कि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम है। उनको मैनिपुलेट करना, 2-4 ऑपरेटर मिलके, 2-4 आदमी सिंडिकेट बढ़ा करके उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो खैर, ये चर्चाएं अपन बाद में करेंगे। ये तो मैंने एक प्रियम्बल बताया है। रोज़ाना कुछ न कुछ चर्चा तो उसके साथ, एजुकेटिव के साथ जो पुरानी हिस्ट्री बताते हुए भी मैं आपको 2-4 बातें रोज़ मैं आपको बताऊंगा। मेरी हिस्ट्री है, मेरी एजुकेशन बता देता हूं आपको। मैं BCom LLB हूं। सन 1973 में जयपुर से मैंने BCom किया। सन 1976 में मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में राजस्थान सरकार में मैं लेखाकार बना और वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद से सन 2013 में मैं रिटायर हुआ। मुझे 11 साल रिटायर हुए हो चुके हैं। मैंने सन 1982 में शेयर बाज़ार में काम करना शुरू किया था। बहुत नयापन था, बहुत अर्ली स्टेज थी, उसमें साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, लिटरेचर नहीं था, विशेषज्ञ नहीं थे। इसी आज की तरह ये टीवी एंकर और इंटरनेट और मोबाइल नहीं थे। ये जो इंटरनेट तो आप छोड़िए, ऑनलाइन मतलब ट्रांजैक्शन की तो बात छोड़, जो मैनुअल ट्रांजैक्शन थे वो भी बहुत मुश्किल थे। बॉम्बे जो थे सौदे लिखवाने थे, दिल्ली सौदे लिखवाने थे। हम पहले दिन शाम को वो सौदे लिखवा के आया करते थे और फिर दूसरे दिन शाम को या तीसरे दिन सुबह जाकर के वो ब्रोकर कंफर्म करता था। और 3% की ब्रोकरेज बॉम्बे की थी, 2% की दिल्ली की थी। बॉम्बे का पेमेंट 2-2, 3-3 महीने में आता था और जो खरीदते थे उसका पेमेंट हाथों हाथ देना पड़ता था। दिल्ली का पेमेंट भी 1 महीने में, 1.25 महीने में आता था। और ब्रोकर्स ही तय कर लेते थे। जो ब्रोकर्स थे, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर ब्रोकर्स थे, पदाधिकारी थे, वो ब्रोकर्स ही थे सब। वो ही तय करते थे कि कब सेटलमेंट करना। कभी तो 1 महीने में सेटलमेंट कर रहे हैं, कभी 20 दिन में कर रहे हैं, 2-2.5 महीने में कर रहे हैं, 3 महीने में कर रहे हैं। और जो हमसे भी पुराने लोग थे बाज़ार में, वो तो कहते थे कि भाई साहब 6-6 महीने में पेमेंट आता है बॉम्बे का। एक वो युग था। एक आज वो युग है जब 24 घंटे में पेमेंट आ जाता है। खैर, तो हमको जो मुझे आपको चर्चा करनी है वो सब ये करनी है कि शेयर बाज़ार का इतिहास, जैसे मैंने शुरुआती दौर बताया आपको, ये क्या क्या दिक्कतें आई,
कैसे कैसे दौर आए। सन 1982 में जब मैंने एंट्री ली तो उस समय LML स्कूटर बाज़ारों में लॉन्च किया था, जो सिंघानिया ग्रुप की कंपनी थी, लोहिया मशीन वर्क्स। वो स्कूटर लॉन्च किया, स्कूटर बाज़ारों में आया। उसका उन्होंने एक कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड का इशू जारी किया था, जिसमें IPO आया। उसमें अप्लाई किया था, मैंने भी किया, बहुत लोगों ने किया था। वो पहला IPO था जब छोटे छोटे शहरों के अंदर, शेयर बाज़ारों के अंदर एक रौनक आने लगी थी, मतलब एक चमक आने लगी थी, लोग जुड़ने लगे थे उससे। खैर उसमें मेरे को अलॉटमेंट नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने लैक्मे का एक इशू आया IPO शेयर का, उसमें अप्लाई किया, उसमें मेरे को अलॉटमेंट आ गया। मैंने उस शेयर को बेचा नहीं, रोक लिया कि लैक्मे तो बहुत अच्छी चीज़ है, कॉस्मेटिक कंपनी है भाई, टाटा की है। वो गिरता चला गया। वो 20 रुपये में आया था, 50 रुपये कोट हुआ वो शेयर, ट्रेडिंग शुरू हुई, उसमें लिस्ट हुआ और वो गिर के 40 रुपये आ गया, 30, 35, 40 रुपये आ गया। खैर उसको रोक लिया हमने, फिर थोड़े टाइम बाद बेच दिया था। फिर उसके बाद कैस्ट्रोल में अप्लाई किया, कैस्ट्रोल में अलॉटमेंट आ गया मुझे, तो वो हमने हाथों हाथ बेच दिया। वो लैक्मे का एक एग्जाम्पल था मेरे सामने, तो लैक्मे के एग्जाम्पल के कारण मैंने उसको कैस्ट्रोल बढ़ता चला गया बाद में, और इतना बढ़ा, इतना रुपया दिया उस कैस्ट्रोल ने, हर 2 साल में एक बोनस और एक राइट, यानी हर साल में 2.5-3 गुना होता ही चला गया। वो बेशुमार पैसा दिया। खैर तो परिणाम क्या रहे कि हमने ये देखा कि शेयर बाज़ार में पैसे वैसे तो कमाए नहीं जा सकते। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन मार्केट से ख़रीदारी की, रिलायंस के कन्वर्टेबल डिबेंचर सीरीज 2 की खरीदारी करी। 5 बॉन्ड खरीदे मैंने सिर्फ। इतने ही पैसे हुआ करते थे उस ज़माने में, वेतनभोगी लोग थे, मामूली तनख्वाहें थी। तो शुरुआत की मैंने, एक शौक़ भी था, एक जोश था। मैं जयपुर में जो 5-7 ब्रोकर थे सबसे मिल के आया, सबसे राय ली। कोई राय देता था, कोई लिफ्ट मारता था, कोई नहीं मारता था। ब्रोकर वैसे तो वो छोटे ही आदमी थे, उनके पीछे कोई बहुत बड़ी बैकिंग नहीं थी, उनके पास कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं था, लेकिन उनमें एक ऐसा बड़ा कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया था कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। वो शादी ब्याह में भी कहीं जाते थे तो लोग उनसे भाव पूछते थे, तो उनके भाव बढ़ जाते थे, रुतबा बढ़ जाता। कुछ टाई वाई भी बांधने लग गए थे, कुछ सूट पहनने लग गए थे वो ब्रोकर, तो उनका एक रुतबा ऐसा रहते थे वो, जैसे कोई कलेक्टर हों या चीफ सेक्रेटरी हों, इस तरह वो रहा करते थे। तो हमें खैर, और एक आध तो ऐसे थे जो क्लाइंट से, जो अच्छे बेचारे ऑफिसर्स भी थे, सरकार में थे, बैंकों में अफसर थे, उनसे मिसबिहेव भी करते थे वो लोग। हालांकि उन ब्रोकर्स का परिणाम बाद में चल के कोई अच्छा नहीं रहा, वो सब समाप्त हो गए। आज वो कहीं भी नहीं है, इतने पुराने ब्रोकर होते हुए भी वो कहीं नहीं, सब समाप्त हो गए। हमने सबसे बड़ा सवाल ये था, कब हमको कोई नॉलेज नहीं था, हमारा कोई बेस नहीं था, फैमिली बेस भी नहीं था, कोई ऐसा कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, बिल्कुल नए आदमी थे शेयर बाज़ारों में। और एंट्री भी कैसी हुई कि मैंने मेरे एक मित्र से कहा कि यार शंकर, एक बात बताओ, क्या अपन सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे क्या फटीचर? ये टूटी साइकिल, ये पुरानी चप्पल, और ऐसे ही चलते रहेंगे क्या? तो उसने मेरे से कहा कि देख भुवनेश, मैंने आप एक सत्वना ढूंढ लिया अपने लिए कामकाज का, तो तू मेरे साथ घर चल, मैं तेरे को समझाता हूँ। उसने मुझे समझाया, बेचारा बड़ा अच्छा आदमी है, आज भी मेरा मित्र है वो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, आज भी साथी था मेरा। उसने सारी बातें मुझे बताई तो मेरे को इंटरेस्ट आया उसमें, और हमने उसी समय उस संबंध में दूसरे तीसरे दिन से ही बड़ी गंभीरतापूर्वक उस संबंध में खोजबीन चालू कर दी। और मैं जयपुर शहर में जो पुराने कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, सुबोध कॉलेज में प्रोफेसर थे, बैंकों के रिटायर्ड अफसर थे, कुछ डॉक्टर्स थे, हमने पता लगाया शेयर बाज़ार में जो थे, उनके पास गए। और वो बड़े भले आदमी थे बेचारे, हमको घर पे भी बुलाते, बिठाते भी, चाय भी पिलाते थे, बड़ा रिस्पेक्टेबल वे में, और वो प्रेम से बताते थे। तो वो उस ज़माने में हमें कहते भाई, मैं जैसे एक मेहंदी रत्ता साहब थे, वो कहते कि मैं दिल्ली जाके आया हूँ, हरीश भसीन से मिल के आया हूँ। बहुत बड़े ब्रोकर थे दिल्ली में हरीश भसीन। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान लीवर खरीद लो, जैसे वो कहते। कभी वो हमसे कहते ग्रासिम खरीद लो, ग्रासिम से बात हुई है। और वो ब्रोकर इतने बड़े आदमी थे उस समय, वो मतलब मेहंदी रत्ता साहब से वो 1 मिनट बात कर लेते थे घर पे, वही बहुत बड़ी बात थी।
तो बताते थे बेचारे, और कई डॉक्टर्स थे बताते थे, प्रोफेसर्स बताते थे। लेकिन सवाल ये था कि जयपुर शहर का जो बाज़ार था वो ग्रे मार्केट का बाज़ार था, आईपीओज का बाज़ार था, एक नया बाज़ार था ना, वो पुराना बाज़ार नहीं था। तो वहाँ पुराने ना तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स थे, ये जो सीजन और मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स थे ये बाज़ारों में आते ही नहीं थे, ये घर रहते थे और थोड़ा बहुत काम करते थे, कोई इतने नहीं थे कि इनके पास करोड़ों के शेयर हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब सवाल ये था कि जैसे हिंदुस्तान लीवर बताया, ग्रासिम बताया, या कोई और शेयर बता दिए, जैसे इंडियन रेन भी शेयर था एक आदित्य बिरला ग्रुप का, केशोराम इंडस्ट्रीज के थे शेयर थे, टाटा स्टील था, एसीसी था, टाटा मोटर था, ये शेयर हिलते ही नहीं थे, साल साल 2-2 साल तक ये शेयर हिलते नहीं थे। तो अब हम लोगों के पास तो इतनी पूंजी थी कि भाई हम तो मतलब या तो उसमें लगा दें या आईपीओ में एप्लीकेशन लगा दें। तो हार थक के नतीजा ये रहा कि हम ये शेयर नहीं खरीदते थे। और हीरो होंडा का इशू आया, सुजुकी का इशू आया सन 85 में, 84-85 में ये इश्यूज़ आए। उससे पहले हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, कैस्ट्रोल, पॉन्ड्स, ये जो विदेशी कंपनियां थी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इस तरह की कई फार्मा कंपनियां थी विदेशी, उनके आईपीओ आ चुके थे। वो आईपीओज भी कोई ज़्यादा तेज मतलब उसमें गर्मी में नहीं थे। हिंदुस्तान लीवर का जो 10 पेड अप शेयर था 17 रुपये में बिकता था। कोलगेट 80 रुपये बिकता था, जो हर 2 साल में 3 साल में बोनस देती थी वो कोलगेट, 1 का बोनस देती थी। अच्छा, उस समय क्या था, लॉट सिस्टम था, फिजिकल शेयर्स थे, सर्टिफिकेट थे, तो एक एक 2-2 तो बिक नहीं सकते थे, वो टुकड़े हो नहीं सकते थे इस तरह। अब सवाल ये है कि 8,000 रुपये का अगर हम 100 कोलगेट खरीद लें तो हमारे पास तो इतनी पूंजी थी, इसके अलावा हमारे पास तो पैसा था ही नहीं, तो और क्या करते। तो वो चलते भी नहीं थे, तेज़ गति नहीं थी उनकी, बहुत धीमे थे। तो परिणाम ये रहा कि हम करते रहे। कुछ हीरो होंडा में किया, 1,500-2,000 रुपये कमा लिए, बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। करते करते कुछ सुजुकी में कमाए, और मैंने एलएमएल के जो शेयर थे F&O में भी खरीदे, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से एक ब्रोकर के जरिए। वो एलएमएल का स्कूटर फेल हो गया, और वो जो मैंने जो इतना घाटा हुआ कि मेरी सारी पूंजी बराबर हो गई। मेरे पास में मेरे ब्रदर मिले मुझे, संक्रांति का दिन था, मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ। गढ़ गणेश में जा रहा था जयपुर में, उस सौदे को काट कर, तो मेरे ब्रदर ने कहा कि भाई क्या किया तूने। तो मैंने कहा कि मैं सौदा काट आया हूँ। अब उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने, अब तेरे पास कितने पैसे बचे। मैंने कहा मेरे पास तो 5,000 रुपये बचे हैं टोटली। तो अब क्या करेगा। मगर मैं इसी से करूँगा कुछ ना कुछ। तो मैंने उस घाटे को कवर करने के लिए सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के शेयर खरीदे, और उसमें मैंने वो घाटा अगले 2-3 महीने में कवर कर लिया। और सन 86 आते आते मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हो गए। लेकिन 85-86 में जो राजीव गांधी सरकार आई थी, उसके बाद में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, तो उसमें पैसे कुछ बने थे, कई चीज़ों में बने थे, आईपीओज में बने, छोटे मोटे बाज़ार से भी सौदे किए, उनमें भी बने। और करते करते नतीजा क्या रहा साहब कि 8 अगस्त सन 1986 को शेयर बाज़ार एक बहुत बड़ी मंदी की शुरुआत हो गई। मतलब क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो तेज़ी चल रही थी उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑर्डर दिया बाज़ार को कंट्रोल करने के लिए माल बेचिए बाज़ारों में, और उन्होंने अंधाधुंध सेलिंग करी। उस समय ना तो कोई एफआईज थे और ना कोई बड़े इन्वेस्टर थे उस माल को एब्जॉर्व कर सके, बाज़ार धराशायी हो गया। फिर उसके बाद में मार्च के अंदर जो बजट लेके आए विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, वो बजट इतना ख़राब लाए थे, उसमें इतने टैक्सेस लगाए, इतने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन थे, इंपोर्ट खोल दिए उन्होंने कई आइटम्स के, और कई उद्योगपतियों पे, रिलायंस पे छापा डाला, बजाज पे डाला, मनमोहन थापर को अरेस्ट कर लिया, उसकी बेल नहीं होने दी उन्होंने, बेल हो गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करके कैंसिल करवाई। तो उसके कारण बाज़ार इतना सी दम थी बाज़ारों में उस समय, बर्बाद हो गई। और वो मंदी का दौर इतना ज़्यादा चला कि मार्च सन 1988 तक बाज़ार के 80-90% जो इन्वेस्टर थे जयपुर में वो आउट हो चुके थे। बाज़ारों में बिल्कुल ठंड, बिल्कुल शीतलता, सन्नाटा छा गया था। लेकिन खैर वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए थे बाज़ार कि वहाँ से फिर तेज़ी आनी थी, धीरे धीरे तेज़ी आना शुरू हुआ। और फिर कुछ आईपीओ भी आए, उन आईपीओज में हमने भी एप्लीकेशन लगाना शुरू किया, कुछ पनपना शुरू किया।
तो इन हालात में अब यहीं तक रखते हैं आज का। तो मैं आपको बाकी यही बताऊंगा कि बहुत से जो एनालिस्ट है, एंकर्स हैं, वो आपको बहुत से कहते मिल जाएंगे साहब अच्छे शेयर खरीदो। मैं ये इतिहास के साथ साथ थोड़ी बहुत चर्चा ये भी बताता रहता हूँ, आपको बताऊंगा, ताकि आपको कुछ जानकारी मिलती रहे शेयर बाज़ार की। थोड़ी बहुत आप लोगों की भी है जानकारी, ऐसा कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप इनोसेंट हो या अनजान हो, लेकिन मैं एक बहुत ही स्पष्ट, साफ सुथरे रूप में और सूक्ष्म रूप में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं, बिजनेस चैनल्स हैं, एंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, ब्रोकर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो ये कहते हैं साहब अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अरे भाई, अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, अच्छा शेयर किसको मानोगे तुम? अच्छे शेयर को हम पहचाने कैसे? और जो आज अच्छा है वो कल बुरा हो जाएगा, बताओ क्या करें? एक कंपनी दो क्वार्टर ले की अच्छी वर्किंग देती है, ग्रोथ आती है, आप उस शेयर को खरीद लेते हो, 2 क्वार्टर की या 1 क्वार्टर की वर्किंग देख के खरीद लेते हो, तीसरे क्वार्टर में उसकी हवा निकल जाती है, ख़त्म हो जाता है, आपको घाटा होता है। बताइए आप कैसे माने? इन सब के बारे में मैं आपको यही बताऊंगा कि शेयर को कैसे पहचाना जाए। शेयर को मैं एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कम से कम आप 2-3 साल 4 साल के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि उसमें कोई राइट है, बोनस है, उसका एडवांटेज मिले आपको, डिविडेंड मिले और ग्रोथ आए, शेयर के अंदर भी ग्रोथ आवे, एप्रिसिएशन हो, आपकी पूंजी में बढ़ोतरी। तो मैं आपको ये सारे बैरोमीटर बताऊंगा और बहुत साफ हैं, मैथमेटिकल हैं, लेकिन ये बाज़ार के लोग उनको बताते नहीं हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनके भी कुछ स्वार्थ हैं, उनका भी, वो भी पैसा कमाने आए इन बाज़ारों में, लेकिन मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए बाज़ार में शेयर्स का कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा और बाज़ार के लिए बैरोमीटर तय हैं ऑलरेडी, जो छुपे हुए हैं, आम आदमी को उन बैरोमीटर्स के सामने नहीं जाने देते हैं। तो पोजीशन ये है, धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, आप देखते रहिए, आप बोर मत होइए। और मैं कोई अच्छा कोई वक्ता नहीं हूँ, मुझसे कहीं बोलने में मेरी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाए तो आप उसको अदरवाइज ना लें। मतलब मैं कोई, मतलब वही कहता हूँ, प्रोफेशनल कोई नेता नहीं हूँ, भाषण मुझे अच्छे नहीं आते, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, इसलिए मैं बस इतना ही कह के आज तो है, कल मिलते हैं फिर। आपको मैं रोज़ाना कोशिश करूँगा देने की वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।